Assalamu alaikum students, welcome back to our new video and in this video we are going to talk about the chapter statistics. Actually statistics एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए था मैट्रिक के मैथ से हट के, बट इन्होंने थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को स्टूडेंट्स को एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया, चैप्टर नंबर 22 स्टैटिस्टिक्स। एंड इस चैप्टर में आपको डेटा पे काम करना है एंड यू हैव टू फाइंड मीन, मीडियन, मॉड, एसडी, वेरिएंस, बला बला बला। ठीक है, आज की मेरी वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि इस चैप्टर को जब हम लोग एक्सरसाइज वाइज पढ़ रहे होते हैं 22.1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, सॉरी 5 तक, तो जब तो हम सही से पढ़ लेते हैं, बट जब हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार उसको रिकॉल करने बैठते हैं, जब हम पेपर में हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें ये कौन सी एक्सरसाइज से सवाल आया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज कवर अप करेंगे इंशाल्लाह ताला, और एक ही शॉट के अंदर, जैसे आप लोग जो है थंबनेल देख के आए होंगे कि स्टैट्स इन वन शॉट, तो आज हम एक ही वीडियो के अंदर पूरी स्टैट्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है ना, मेरा मकसद आप लोगों को सॉल्यूशन बताना नहीं है कि भाई ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा, इस सवाल का ये सॉल्यूशन है, इस सवाल का ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो आप लोगों को अब तो ऐसे भी एआई का दौर है, तो आप लोगों को तो इजीली सॉल्यूशंस तो मिल जाएंगे, बट आपने सोचना कैसे, हाउ टू थिंक, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट जो कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू और अपने सेंटर में अपने स्टूडेंट्स को जो है मैं डिलीवर करना चाहता हूँ कि भाई हाउ टू थिंक, आप सोचें कैसे जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैट्स की, और जैसे मैंने बताया कि स्टैट्स एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ी डोमेन है स्टैट्स, बट हमारी मैट्रिक की बुक में उन्होंने चैप्टर इंक्लूड कर दिया है स्टैट्स का, तो ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं है, बट एनीवेज स्टैट्स का हमारा सारा फोकस होता है डेटा के ऊपर। स्टैट्स में हम जो है डेटा, अब भाई डेटा क्या, डेटा कुछ भी हो सकता है। अब वो डेटा किसी भी बिजनेस के जो कस्टमर्स हो सकते हैं, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो कोई भी आपके पास कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री है, कोई कॉर्पोरेट है, तो उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा और वाइडर सोचें तो एक पूरे मुल्क के शहरी, अब शहरियों का नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका रेसिडेंशियल एरिया एड्रेस, ठीक है, और उनका एनआईसी नंबर, बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा डेटा का तो आइडिया हो गया होगा, और अब हम उसी डेटा की थोड़ी सी और डेप्थ में जाते हैं, और हमारे पास इस चैप्टर में दो कैटेगरीज है डेटा की। पहली कैटेगरी है अनग्रुप्ड, और दूसरी मेरे पास कैटेगरी है ग्रुप्ड। ठीक है, अनग्रुप का एक और नाम भी है अनक्लासिफाइड, ठीक है, और ग्रुप का एक और नाम भी है क्लासिफाइड। मतलब सिंपली इसको हम जो है ना नंबर ऑफ क्लासेस में हम इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर मैं बिल्कुल आसान करूँ आपके लिए, और ग्रुप और अनग्रुप का अगर मैं डिफरेंस लिखना चाहूँ, तो पहला जो मैं डिफरेंस लिखूंगा वो मैं लिखूंगा कि भाई अनग्रुप में आपके पास फ्रीक्वेंसीज नहीं होंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज नहीं होंगी अनग्रुप डेटा के अंदर, फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे होंगी, ग्रुप डेटा में होंगी। ठीक है, एक तो इसका डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं अगर हम बिल्कुल आसान करके लिखना चाहें तो। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन में इस सेंस में कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अनग्रुप डेटा है और उसमें मेरे पास सिंपली आप लेट सपोज एक स्कूल में या एक आपके पास सिंपली एक कोर्स है, उसके अंदर 8-10 स्टूडेंट्स एनरोल है, तो 8-10 स्टूडेंट्स आपके पास मार्क्स का डेटा है। ठीक है भाई, कि भाई एक के 32 मार्क्स है, किसी के 15 मार्क्स है, ठीक है, किसी के 17 है, 20 है, 21 है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास डेटा है, ठीक है, इसकी सिंपली मेरे पास एक तरीके से रॉ डेटा है, और यहाँ पे सिर्फ मार्क्स की बात हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसीज की बात नहीं कर रहे कि भाई 32 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, 15 वन टाइम है, 17 में वन टाइम है, 20 21। तो इसको हम जो है रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा इसको हम जो है कंसिडर करेंगे। और अगर मैं आपको साथ ही साथ एग्जांपल देना चाहूँ ग्रुप डेटा की, तो वहां पे समथिंग लाइक ऐसे होगा कि एक कॉलम एक्स होगा, ठीक है, एक कॉलम एफ होगा फ्रीक्वेंसी का, जैसे एक्स है तो मैं सेम सेट ले रहा हूँ 32, 15, 17, 20 एंड 21। ठीक है, 20 और 21। अब मुझे अगर इस डेटा की फ्रीक्वेंसीज बता दी जाए कि भाई ये 32 3 मरतबा रिपीट हो रहा है,
15 5 टाइम्स रिपीट है, 17 2 टाइम्स, 20 एक ही मरतबा, और 22 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या कर दिया गया, जो मेरे पास डेटा था उसकी मुझे रिपीटेशन भी बता दी गई कि 32 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, 15 5 टाइम्स, यानी कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 32 मार्क्स है, 5 के 15 है। तो इस तरह का डेटा मेरे पास क्या बन गया, इस तरह का मेरे पास डेटा बन गया ग्रुप डेटा। ठीक है, ये इस डेटा को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस डेटा को 32 3 मरतबा है तो मैं 32 3 मरतबा लिख लूँ, फिर 15 5 मरतबा 5 टाइम्स तो मैं 15 5 टाइम्स लिख लूँ। ठीक है, बट इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, इस डेटा को समझना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक और नई कैटेगरी बनाई ग्रुप डेटा की, जिसके अंदर हम अपने सिर्फ मार्क्स लिखते हैं, ये कॉलम एक्स, और उसके हम जो है फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं। अब इन दोनों कैटेगरीज में, अनग्रुप में और ग्रुप में, जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, जब हम जाएंगे मीन मीडियन मॉड की तरफ, तो इनके फिर फॉर्मूलाज भी बिल्कुल डिफरेंट है, अनग्रुप के अलग है, ग्रुप के अलग है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा ग्रुप डेटा में, कि अनग्रुप के अंदर ना हमें रेंजेस नहीं बताई गई होती, जिसको अक्सर हम लोग जो है, रेंजेस से मेरा मतलब क्या, रेंजेस से मेरा मतलब ये कि भाई लेट सपोज ग्रुप डेटा में वो आपसे ऐसे भी बात कर सकते हैं कि 10 से लेके 15 जो मार्क्स है, ठीक है, वो मेरे पास 6 बच्चों के, आपको एक रेंज दे दी कि भाई 10 से लेके 15 तक। अब हो सकता है कि इसमें 11 भी हो सकता है, इसमें 12, 13.5, 14 सब नंबर्स आ गए, तो इतनी रेंज में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास लिखा हुआ कि भाई 20 से लेकर लेट्स सपोज 25 तक 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ठीक है, तो ये एक और तरीका है डेटा को ग्रुप डेटा की फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे सोचो कि हमारे पास डेटा को लिखने के दो तरीके हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप। ठीक है, अनग्रुप में आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होंगी, सिंपली रॉ डेटा होगा, रेंजेस भी नहीं होंगी। ठीक है, ग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी होंगी और साथ ही साथ आपके पास रेंजेस भी होंगी, आपके एक पर्टिकुलर रेंज दी होगी, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था ग्रुप और अनग्रुप का, जो कि समझना बहुत जरूरी था। अब जो हमारा टॉपिक आएगा मीन मीडियन मॉड, तो वहां पे हमें इसकी नीड होगी। तो भाई क्लास, आई होप आप लोग को डेटा का और ग्रुप और अनग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, जो कि शुरू में क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको ये बात बताई कि भाई अब जो हम आगे लेके चलेंगे अपनी वीडियो को, तो वो बेस ही ग्रुप और अनग्रुप पे होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि भाई सर ने मीन मीडियन और मॉड लिखा है। अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि भाई हाउ कैन यू फाइंड मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा। एक बात आप लोग शायद सोच रहे हो कि सर ने मीन कोने पे लिख दिया, मीडियन और मॉड को एक साथ लिख दिया, तो भाई मीन के समय हमारे पास फॉर्मूला बहुत सारे हैं, तो उसको मैंने प्रोसेस ऐड कर दिया कि हम लोग इस पर आराम से हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए इससे बात करने के लिए। अभी हम पहले देखते हैं मीडियन एंड मॉड को। ठीक है, हमने क्या बात करी थी, डेटा होगा ग्रुप, फॉर्मूलाज अलग, डेटा होगा अनग्रुप, फॉर्मूलाज अलग। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मीडियन एंड मॉड की। सपोज हमारे पास डेटा है अनग्रुप। ठीक है, अनग्रुप डेटा है, अगर मैं एग्जांपल लूँ अनग्रुप डेटा की, ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले ली 30, 12, 17, 9 और मान लो 47। ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा है। असल में एग्जांपल से बात बड़े आसानी से और एक अच्छे अंदाज से समझ में आ जाती है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारे पास होता है द सेंटर और द मिडिल टर्म। ठीक है, हमारे डेटा सेट के अंदर जो भी सेंटर वाली टर्म होगी वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मीडियन। ठीक है, बस सिंपल। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर हम ये अपने डेटा को देखें तो हमारा डेटा ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ होगा कि भाई 30 के बाद 12 आया तो उससे छोटा है, फिर 17 वो इससे बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं अभी एट दिस कंडीशन में आपसे पूछूं कि भाई मीडियन क्या है, आप बोलेंगे सर इसमें 5 वैल्यूज है। ठीक है, आपने कहा कि मीडियन होता है मिडिल टर्म, सेंटर वाली टर्म, तो भाई इन 5 में सेंटर में टर्म 17 है, तो ये हमारा मीडियन हो गया। आपसे बोलूंगा नहीं, ये गलत है। मे भी हमारे पास यही मीडियन है, मे भी, लेकिन पहले हमें करना क्या है कि हमें अपने डेटा सेट को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, पहले मेरे पास 9 आ गया सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 30 और फिर उसके बाद 47। तो अब बाय चांस इस डेटा में मैंने जो एग्जांपल लिखी उसके अंदर तो मुझे दोबारा से मीडियन जो है वो 17 ही मिल गया, बट जो मैं आपको बताना चाह रहा था
वो ये कि आपने डायरेक्टली मीडियन फाइंड नहीं करना, पहले आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है एंड देन यू विल फाइंड मीडियन। ठीक है जी। अब अभी तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 वैल्यूज थी, अगर ये बढ़ जाए 15, 20, 50, 100, 1000, 10,000 हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो आप लोग जो है, आप लोग हो सकता है कि परेशान हो जाए। आपने परेशान नहीं होना, हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, एक हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। जैसे यहाँ देखो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास यहाँ पे 5 है, n इज इक्वल टू 5 विच इज ऑड। तो अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मेरे पास एक ही टर्म निकल के आ जाएगी जो कि मेरे पास मिडिल टर्म होगी। ठीक है, बट अगर यही डेटा मेरे पास ऑड से हट के इवन हो जाए, कि मान लो 7, अब इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ठीक है, 12, 23 और 37। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास सेंटर वाली टर्म कौन सी होगी? अब तो मेरे पास 4 टर्म्स हो गई हैं, तो अब मेरे पास क्या होगा कि सेंटर में मुझे अब 2 मिडिल टर्म मिलेंगी। ठीक है, पहली और दूसरी। ठीक है, तो मुझे 2 जो है यहाँ पे मिडिल टर्म मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों मेरे पास क्या होगी? ये दोनों मेरे पास इस डेटा का मीडियन कंसिडर होगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है n+1/2, और इसमें हमने लगा दिया टीएच। टीएच का मतलब क्या हो गया कि भाई n+1/2 वाली टर्म, मतलब ये कि अगर मेरे पास 5 टर्म्स है, 5 वी हैव 5 टर्म्स। ठीक है, n मेरे पास क्या होगा? 5, इसको भूल जाओगे। ठीक है, मेरे पास 5 टर्म्स है, यहाँ मैंने 5 पुट करा, 5+1/2, 5+1 मेरे पास 6 हो गया अपॉन 2, 6/2 मेरे पास हो गया 3, और ये टी एच। यानी कि जो मेरे पास थर्ड जो मेरे पास टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मेरे पास मीडियन है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास तो आसान था, 5 टर्म्स थी, अगर मेरे पास 101 या 299 टर्म्स हो जाए, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं जाके उसको फॉर्मूला से मैं टर्म का नंबर फाइंड कर दूंगा कि भाई कौन से नंबर वाली टर्म जो है मेरे पास मीडियन होगी। ठीक है, ऑड के लिए फॉर्मूला हो गया, इवन के लिए हमें पता है कि हमारे पास 2 टर्म्स निकल के आएंगी, तो इवन के लिए उन 2 टर्म्स का नंबर निकालने का फॉर्मूला आपको मैं लिखवा देता हूँ। वो फॉर्मूला है मेरे पास एक तो मेरे पास है n/2, ठीक है, n/2, और दूसरा मेरे पास है n+2/2। तो अगर मेरे पास, अब अगर इस डेटा की मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कितनी है? नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास है 4। ठीक है, तो ये हो गया 4/2। ठीक है, ये मुझे फर्स्ट टर्म देगा, और ये हो गया 4+2/2, ये मुझे देगा सेकेंड टर्म। ठीक है, तो 4/2 मेरे पास क्या हो गया? 2, यानी कि सेकेंड टर्म, और 4+2 6, 6/2 3, और सेकेंड टर्म जो मीडियन होगी वो कौन सी टर्म होगी? थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो मीडियन है वो डेटा की सेकेंड टर्म है, और थर्ड टर्म सेकेंड मीडियन हो जाएगा मेरे पास। तो देखो भाई, ये मेरे पास सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है, और ये मेरे पास थर्ड टर्म, जो कि हमने लॉजिकली भी इसको यहाँ पे मार्क कर लिया था। ठीक है जी, तो ये मेरे पास अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालने के तरीके हमने देख लिए, अगर डेटा सेट हमारे पास ऑड है और अगर डेटा सेट हमारे पास इवन है। ठीक है, एक बार मॉड भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, मॉड तो बहुत आसान है, अनग्रुप के लिए कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। मॉड मॉड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब ये है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है जी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन आवर डेटा सेट इज नोन एज मॉड। ठीक है, यहीं पे बात खत्म नहीं होगी, इससे मैं 2 पॉइंट्स और ऐड करूंगा कि अगर पहली कंडीशन तो बहुत आसान है कि हमारे पास कोई डेटा सेट है, ठीक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू 2 मरतबा रिपीट हो रही है, ठीक है, तो वो मेरे पास मॉड बन गया। इन दिस डेटा सेट वी हैव 15 व्हिच इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो 15 मेरे पास क्या बन गया? 15 मेरे पास मॉड बन गया। ठीक है जी, ये केस तो आसान था। अगर कोई ऐसा केस आ गया इसमें कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, फॉर इंस्टेंस 45, 12 और 17, ये एक डेटा सेट है, इसमें देखो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो फिर मॉड क्या होगा?
मॉड इसका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मॉड है ही वो टर्म या वो वैल्यू जो कि रिपीट हो रही है डेटा सेट के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है जी। एक और केस लिख लेते हैं, तीसरी कंडीशन वो ये है कि अगर मेरे पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर मेरे पास एक नहीं दो वैल्यूज मेरे पास सेम टाइम रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे ये केस है, इसमें मेरे पास 30 दो मरतबा रिपीट हो रहा है, 12 दो मरतबा रिपीट हो रहा है, तो अब मॉड क्या होगा भाई, 30 और 12 दोनों मेरे पास मॉड बन जाएंगे, ठीक है। इसी केस में मैं एक थोड़ी सी चेंजेस और करता हूं कि अगर मेरे पास 17 के बजाय 30 होता, ठीक है, तो अब मेरे पास 12 दो मरतबा रिपीट हो रहा है और 30 तीन मरतबा रिपीट हो रहा है। रिपीट तो 12 भी हो रहा है, बट यहाँ पे मेरा मॉड क्या होगा 30, क्योंकि वो ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है कंपेयर टू 12। तो ये मेरे पास मॉड का कॉन्सेप्ट था। आई होप आप मीडियन और मॉड अनग्रुप का समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं मीन के ऊपर। अच्छा भाई क्लास, अब हम बात कर लेते हैं मीन की, ठीक है। हमने अनग्रुप में मीडियन और मॉड देख लिया। मॉड मेरे पास कुछ भी नहीं था, मॉड मेरे पास था एम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन आवर डेटा सेट, ठीक है। तो हम बात करते हैं मीन की। इस चैप्टर में हमारे पास तीन तरह के मीन है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, लेकिन मीन को आराम से देखेंगे, ठीक है। मीन मेरे पास तीन तरह के, ठीक है। पहला है मेरे पास अर्थमेटिक मीन, ठीक है, दूसरा है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है मेरे पास हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब अभी हम बात कर रहे हैं, आपके ध्यान में रहे, हम बात कर रहे हैं अनग्रुप डेटा की, ठीक है। ये बात मैंने शुरू में क्लियर करी थी कि अनग्रुप के लिए कहानी बिल्कुल डिफरेंट होगी और ग्रुप के लिए कहानी बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है क्लास। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एएम। एएम फाइंड करने के मेरे पास तीन मेथड्स हैं। पहला मेरे पास है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेरे पास है कोडिंग मेथड और तीसरा मेरे पास है शॉर्टकट मेथड, ठीक है जी। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। पहले जरा मैं फॉर्मूला सारे यहाँ पे नोट डाउन कर दूं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ईच फॉर्मूला। समीशन ऑफ डी अपॉन एन, ये मेरे पास शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और कोडिंग है मेरे पास, ये मेरे पास शॉर्टकट है, ठीक है। और कोडिंग है मेरे पास ए प्लस समीशन ऑफ यू डिवाइड समीशन ऑफ एन, ठीक है। और यहाँ मेरे पास एच, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस, ये मेरे पास शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, और ये मेरे पास है कोडिंग मेथड, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं एएम फाइंड करने के लिए फॉर अनग्रुप डेटा, ठीक है। पहले जरा मैं सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे नोट डाउन कर दूं ताकि आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। जीएम की तरह पहले मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन कर दूं। जीएम के भी मेरे पास जीएम फाइंड करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है मेरे पास जीएम फाइंड करने का, जिसको मैं सिंपल मेथड भी कह सकता हूँ या बेसिक फार्मूला, ठीक है। और दूसरा मेरे पास है लोगैरिथमिक फार्मूला, ठीक है जी। तो जीएम के फाइंड करने के भी दो मेथड है, एक है बेसिक फार्मूला, ठीक है, और एक है मेरे पास लोगैरिथमिक फार्मूला, ठीक है। बेसिक तो बहुत आसान है, ठीक है। ये है अपर केस ग्रीक पाई एक्स और इसकी पावर है मेरे पास 1/n, ठीक है। और लोगरिथमिक फॉर्मूला है मेरे पास एंटी लॉग ऑफ समीशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ समीशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n, ठीक है। एच एम का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का, ठीक है। और वो हमारे पास सेम अर्थमेटिक मीन जैसा ही है, जस्ट लाइक ए एम, ठीक है, जस्ट लाइक ए एम। ए एम का जो मेरे पास डायरेक्ट जो मेथड है, ठीक है, यही मेरे पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन में, ठीक है। एक ही मेथड है मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ ए एम,
ठीक है। तो इसका मेरे पास फॉर्मूला है कि यहाँ मेरे पास था समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा समेशन ऑफ सॉरी एन अपॉन समेशन ऑफ एक्स का भी रेसिप्रोकल 1/x। ठीक है। तो ये मेरे पास सारे फॉर्मूलाज आ गए मीन निकालने के लिए। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके पास एम जी एम एच एम, एम डायरेक्ट मेथड, जी एम बेसिक मेथड, एच एम रेसिप्रोकल ऑफ ए एम। वैसे हमारे पास मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं एम जी एम एच एम के वो आते हैं ग्रुप डेटा के, जो कि हम अभी आने वाली वीडियो में इसको जो डिस्कस करेंगे। अगर हम हल्की से यहाँ पे एक बार नजर डालें तो जो मेरे पास डायरेक्ट मेथड है समेशन ऑफ एक्स बाय एन, एक्स मेरे पास क्या है, मेरा जो डेटा सेट जो है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ कि भाई लेट्स सपोज 2 + 5 + 7 और 9, ये मेरे पास मान लो डेटा सेट है। ठीक है। मुझे इस डेटा सेट का अगर डायरेक्ट मेथड से ए एम फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, समेशन ऑफ एक्स, ये जो सिंबल है इसका मतलब है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जितनी वैल्यूज है सबका आप क्या करो सम निकालो। ठीक है। और सम निकाल के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो। ठीक है। जिनका सम क्या है, 2 + 5 7 + 7 14 + 9 23 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि ए एम होगा। फिर जो शॉर्टकट जो मेथड है और कोडिंग मेथड है, इनमें आपको ए की वैल्यू, एस की वैल्यू, डी, यू, ये सारी आपको वैल्यूज सवाल में गिवन होंगी। ठीक है। मैं इन फॉर्मूलाज की ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा। इसके बाद जो फॉर्मूलाज हैं ग्रुप के, उसको हम जो है वो डेप्थ में जाके देखेंगे, एक आध एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, हल्के से आपका सेट ले लें। ठीक है। बेसिक में क्या है, ये जो लेटर है अपर केस ग्रीक पाई, इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब था सम ऑफ, इस सिंबल का मतलब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ना, कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें उनका जो आंसर है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो समेशन ऑफ एक्स यानी कि जितनी भी आपके पास एक्स की वैल्यूज है इन सबको आपस में पहले आपने आपने मल्टीप्लाई करना है कि भाई 2 5 10, फिर 10 7 70, फिर 79 ये आपके पास बनेगा 630। ठीक है। तो आपने पहले सबको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसकी पावर ले लेनी है 1/n, एन मेरे पास क्या 4 तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह मेरे पास देखिए फॉर्मूले से जीएम निकल जाएगा। एंटी लॉग निकालना है तो पहले आपने हर टर्म का, जैसे यहाँ पे समीशन ऑफ लॉग एक्स, तो आपने करना है क्या है, हर टर्म का आपने पहले लॉग फाइंड करना है। ठीक है। जैसे ये पहला है 2, तो आपने लॉग 2 फाइंड करना। ठीक है। मान लो लॉग 2 मेरे पास निकल के आ गया, सपोज कर लेते हैं 3 आ गया। फिर आपने निकाला लॉग 5, मान लो मेरे पास 7 आ गया। फिर आपने निकाला लॉग 7, वो मेरे पास मान लो कि भाई 0.1 आ गया। फिर हमने लॉग 9 निकाला और मान लो मेरे पास 1 आ गया। तो ये मेरे पास जो डेटा सेट था एक्स, उसकी हर वैल्यू का मैंने लॉग निकाल लिया। ठीक है। इसको जब मैं लिख देता हूँ लॉग एक्स। ठीक है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। अब इन सबको आप क्या करेंगे, सम कर देंगे। सबको सम करा और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया और उसका फिर आपने एंटी लॉग फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपके पास गेम भी निकल आ जाएगा। और एच एम तो कोई नई चीज नहीं है, आपके पास सिंपली क्या है, रेसिप्रोकल है ए एम का। तो यहाँ पे है समीशन ऑफ 1/x। ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, हर टर्म को आपने 1/x करना है। 2 है, 1/2 करा आपने। ठीक है। 0.5 निकल के आ गया। फिर आपने 1/5 करा, मान लो 0 पॉइंट समथिंग आ गया। 1/7 करा, 0.0 समथिंग आ गया। और इस तरीके से 0.0 समथिंग, ये आपके पास डेटा सेट निकल के आया जो क्या था 1/x था। ठीक है। यानी 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4 करके फिर आपने इन सबको क्या करना है, सम करना है। तो आप इन सारी वैल्यूज को आपस में सम करें और फिर n से उस सम को डिवाइड कर दें। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा हमने ओवरव्यू जो है ले लिया है एम जी एम एच एम का अनग्रुप के हवाले से। ठीक है। हमने फौरन जो है इसके बाद हम ग्रुप पे काम करेंगे, तो उस पर फिर हम ये है कि एग्जाम्पल्स इनके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो सवाल पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मीन मीडियन मॉड एंड अनग्रुप के लिए आपको एक आइडिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके क्लास, अब हम बात करते हैं मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। मैं अगर एक बार रिकॉल करूं तो हमने पहले स्टैट्स देखा कि भाई स्टैट्स क्या होती है, उसमें हम लोग डेटा के हवाले से हमारा जो ज़्यादा फोकस रहता है। फिर हमने बात करी टाइप्स ऑफ डेटा, अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। ठीक है। फिर हमने बात करी मीन मीडियन मॉड ऑफ अनग्रुप डेटा, जिसमें हमने मीन के हमने अराउंड
दो या तीन हमने जो है फॉर्मूलाज देखे थे, डायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड, और एक आपके पास शॉर्टकट मेथड था। फिर हमने मीन में हमने फर्दर दो टाइप्स और देखे थी, तीन टाइप्स, AM, GM एंड HM। फिर हमने देखा मीडियन एंड मॉड, जिसमें हमने जो है ये देखा था कि भाई मीडियन जो है वो हमारे पास सेंटर वाली टर्म को हम कहते हैं मीडियन, ठीक है, और मोस्ट पीरियड वैल्यू इन आवर डेटा सेट इज नोन एज मॉड। तो अब हम बात करेंगे मीडियन एंड मॉड, मीडियन मॉड एंड मीन, ये तीनों बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। और हम ये चेक करेंगे कि भाई हम किस तरीके से मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप डेटा हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा पहले फॉर्मूलाज पे थोड़ी सी जो है वो नजर डाल लेते हैं कि हमारे पास मीन का अच्छा सिंबल है कैपिटल एक्स के ऊपर एक बार, तो इससे हम लोग जो है मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये मेरे पास था अनग्रुप का, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। एफ यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं मीडियन के फॉर्मूले की कि भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है जी। मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला है एल, कैपिटल एल प्लस एच अपॉन एफ, और ब्रैकेट में है एन अपॉन टू माइनस सी डॉट एफ, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना आपने बिल्कुल जो है वो परेशान नहीं होना कि यहाँ पे ये एच क्या आ गया, एफ क्या आ गया सर, ये सी एफ क्या है, अभी हम सब चीज़ें जो है अपनी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम मॉड की बात करें तो मॉड का हमारे पास फॉर्मूला है एल, कैपिटल एल प्लस, लेट मी सी, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस वन। अच्छा, एक मेरे पास एफ एम है और एक एफ एम माइनस वन है, ठीक है। इसको हम देखते हैं अभी फर्दर अपनी वीडियो में कि भाई यहाँ पे इनसे क्या मुराद है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय टू एफ एम माइनस एफ एम माइनस वन माइनस एफ एम प्लस वन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गए मीडियन एंड मॉड के। अब हम जो है एक सैम्पल क्वेश्चन में लेके आता हूँ, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि भाई हम किस तरीके से मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो है ये पेपर में बहुत मरतबा रिपीट हुई हैं पास पेपर्स में कि भाई फाइंड AM, GM, HM या फाइंड AM, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। अच्छा क्लास, ये मैंने एक सवाल आपकी बुक से देख के बोर्ड पे लिखा है, और सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अच्छा, ये सवाल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया, हमने समझ लिया, तो उसके बाद फिर हमें कोई सा भी सवाल आ जाए हमारे पास, उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर हमने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके समझ लिया, ठीक है। पहले मैंने ये जो दो कॉलम्स हैं ये तो आपको बुक में दिए हुए क्वेश्चन में, ठीक है, ये द क्लास लिमिट्स एंड द फ्रीक्वेंसी। अभी मैं ये कॉलम ड्रॉ कर रहा था, फिर मैं रुक गया, मैंने कहा मैं ये बच्चों के सामने ही मैं फर्दर कॉलम जो है मैं ड्रॉ करूंगा ताकि उनको भी आइडिया हो कि भाई सब किस तरीके से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को सवाल का सॉल्यूशन नहीं बताना, सोचने की सलाहियत बढ़ाना, हाउ टू थिंक, कि आपने सोचना है कैसे सवाल सॉल्व करते हो। ओके भाई, चलते हैं सवाल पे। एक हमें जो है ना रेंजेस दी हुई है और हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, इसको हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज 10.5 से लेके 10.9 ये एक रेंज है। मान लो कि भाई ये किसी की हाइट्स हो सकती हैं या किसी के वेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई मान लो कि भाई 10.5 से 10.9 एक रेंज है और इस रेंज में दो बंदों की हाइट आ रही है। फिर एक ये रेंज उसमें 7 बंदों की हाइट है। फिर 11.5 से 11.9 जो हमारे पास रेंज है उसमें हमारे पास 10 बंदों की हाइट आ रही है, यानी कि आप लेट सपोज इन्होंने सर्वे करा अराउंड, इसको अगर हम ऐड करें तो ये समथिंग लाइक हमारे पास बनेगा 2 और 7 9, 9 और 10 19 और 12 31 और 8 39, ठीक है। इसका मैं सम यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे सम की भी फर्दर नीड होगी। तो समीशन ऑफ एफ मेरे पास क्या निकल के आया 39, ठीक है। यानी ये 39 लोगों का सर्वे किया गया और फिर ये बात नोट करी गई कि भाई इस रेंज दो बंदों का हाइट आ रही है, इसमें 7 की 10 12 8, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इस डेटा का एक तो मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है, ठीक है।
मीडियन हमने कहा था मोस्ट रिपीटेड, सॉरी, द सेंटर पार्ट ऑफ अवर डेटा सेट इज नोन एज मीडियम, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज इस रेंज में है, 7 वैल्यूज इस रेंज में है, 10 इस रेंज में है, 12 इसमें है और 8 इसमें है। मतलब अगर हम अभी तो ये ग्रुप के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सपोज अनग्रुप में करता हूँ, मैं सारा डेटा एक साथ लिख देता हूँ, बात समझ में आ रही है मेरी? तो मेरे पास 39 वैल्यूज मैं एक साथ लिख दूंगा ऐसे करके, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और फिर 39 में जो मेरे पास सेंटर वाली वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास मीडियन बन जाएगा, ठीक है। ये तरीका था अनग्रुप का। बट ग्रुप में हमारे पास क्या, तो रेंजेस हो गई हैं, फिर फ्रीक्वेंसीज भी आ गई हैं। तो इस तरह काम करना, अगर हम सारी वैल्यूज को एक साथ लिखते हैं हमारे बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ 39 वैल्यूज हैं, अब इनको सबको यहाँ पे लिखना, अगर ये वैल्यूज हमारे पास और बढ़ जाती है 50, 100, 200 हो जाए तो फिर हमारे मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फॉर्मूलाज है, मीडियन के भी एंड मॉड के भी एंड एएम के भी, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे कॉलम क्लास बाउंड्रीज का। हमारे पास 10.9 पे पहली रेंज पे पहली लिमिट एंड हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है 11 से। 10.9 के बाद 10.91, 10.92, 93, 99 तक वैल्यूज नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट 11 शुरू हो रहा है। तो उस चीज को हम जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको हम सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लास लिमिट्स को जो है ना कुछ ऐसे अरेंज करते हैं कि कोई भी वैल्यू डेटा से मिस ना हो, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं करूंगा क्या कि मैं पहले जो मेरे पास लोअर, इसको बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज, इसको बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। फर्स्ट सेकंड भी कह सकते हैं, बट हमने बुक में जो है वो लोअर और अपर का वर्ड यूज करा है। तो ये मेरे पास हो गई लोअर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, और ये मेरे पास हो गई अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। इन दोनों में से हम एक पर्टिकुलर नंबर माइनस करेंगे और एक में हम ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों हमारे पास जो रेंजेस हैं ये सेट हो जाए, लेवल हो जाए, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और जो है एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, अगर 10.5 है और 10.9 है, 10.5 में से मैं अगर 0.05 में अगर माइनस करता हूँ, 10.5 में से मैंने 0.05 मैंने माइनस करा, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास 10.45, और 0.05 मैंने ऐड करा 10.9 में, तो ये मेरे पास हो गया 10.95, ठीक है। ये वाला काम करने से क्या होगा, जब मैं ये सेम काम अपनी सेकंड रॉ में मैं रिपीट करूंगा, यानी कि 11.0 में से मैं 0.05 माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 10.95, और यहाँ मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 11.45। अब देखो ये वाली रेंज और ये वाली रेंज मेरे पास सेम हो गई, तो मुझे सेम ही करना था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करा क्या कि मैंने लोअर में से मैंने सब्ट्रैक्ट करा और अपर में मैंने ऐड करा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। अब ये तो कॉमन सेंस भी है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट और ऐड मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट और ऐड मैंने करा 0.05। अब ये नंबर कहाँ से आया, ठीक है, ये सवाल आपका हो सकता है बिल्कुल, और होना भी चाहिए कि सर ये सवाल, जो आपने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर कहाँ से आया। भाई इसके पीछे भी पूरा फॉर्मूला है। 22.2 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टर्स लॉ के नाम से, उस लॉ के तहत ये नंबर निकल के आता है। बट हमारे पास इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चन में हम लोग मोस्टली 0.05 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या अक्सर हो जाए तो 0.5 पे आ जाते हैं बस। इन दो नंबर्स के अलावा हम किसी और नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे ऑल ओवर द बुक, मतलब ऑल ओवर दिस चैप्टर ना, ठीक है। अगर हमारे पास रेंजेस के अंदर ऑलरेडी डेसिमल है, जैसे यहाँ पे देखो 10.5, मतलब ये जो नंबर है कि ऑलरेडी डेसिमल की फॉर्म में है, तो हम लोग 0.05 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये नंबर हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में नहीं होता, जैसे लेट्स सपोज रेंज देखिए होती है कि भाई 9 से 4, सॉरी 9 से 40, फिर भाई 15 से 17, तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग जो है 0.05 को लेकर चल रहे हैं, ऐड करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, क्लास बाउंड्रीज का हमारे पास कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 11.45 आ गया, इधर आ गया 11.95, ठीक है। फिर यहाँ पे 11.95 हो गया और यहाँ पे 12.45। आपने इस चीज को लेकर के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। हमारा काम क्या था, इनको सेम करना है, ठीक है। हमने 0.05 हमने माइनस करा तो हमारे पास सारी रेंजेस सेम हो गई, ठीक है, यानी कि ये रेंजेस हमारे पास सारी सेम हो गई, बस ये हमें काम करना था, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो पहले 0.5 से एक बार चेक कर लें, फिर उसके बाद 0.05 से चेक कर लें, बस ये है इसका आसान तरीका कि अगर ऑलरेडी डेसिमल है तो 0.05 पे जाए, अगर डेसिमल नहीं, जैसे हमने 9 में 14 लिखा था,
तो उस केस में आप 0.5 पे चले जाए, उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज क्लास बाउंड्री से हमारे पास कॉलम बन गया है। ठीक है, अच्छा अब हम बनाएंगे, अगर हम अपने फॉर्मूले पे जो है नजर डालें तो हमारे पास एक चीज थी कैपिटल एल, एक एच, एक एफ, एन और सी एल। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी लेबलिंग करूँ, ठीक है, कैपिटल एल ये मेरे पास है लोअर क्लास बाउंड्री, एफ मेरे पास क्या है, एफ मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एन मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सी एफ मेरे पास क्या है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ठीक है एल हो गया, एच, एच मेरे पास क्या है, एच को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हाइट के लिए। ठीक है, हाइट को मैं कहता हूँ गैप बिटवीन टू लिमिट्स। ठीक है, जैसे अगर ये मेरे पास लिमिट है 10.5 से लेके 10.9 तक, तो इसमें गैप कितना आ रहा है, यानी कि इसमें कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वो मेरे पास मेरी हाइट बन जाएगी। अगर मैं ऐसे ही काउंट करूँ तो 10.5, 8, 10.6, 10.7, 10.8 एंड 10.9, तो अराउंड 5 वैल्यूज मेरे पास इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इस सवाल में मेरे पास एच मेरे पास क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, अच्छा अब लोअर क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसीज टोटल तो मेरे पास सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल तो मेरे पास 39 वैल्यूज है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास 39 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें सी एफ चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक अपना एक रॉ हम जो है ना मार्क करेंगे कि भाई हमारा जो मीडियन है, हमारा मीडियन किस पर्टिकुलर रॉ में होगा। व्हाट डज आई मीन, आई सिंपली मीन इसमें मेरे पास 39 है। ठीक है, 39 अगर मेरे पास है और 39 डेटा सेट की वैल्यूज में से मैं अगर मिडिल टर्म निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, 39 मेरे पास क्या है, ऑड है, और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज एन मेरे पास अगर ऑड हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं n+1/2 करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर n+1/2 करूंगा, ठीक है, n+1/2, तो n मेरे पास है 39+1/2, ये मेरे पास हो गया 40/2 और ये मेरे पास हो गया 20। ठीक है, यानी कि जो 20वीं टर्म है मेरे पास वो मेरे डेटा सेट की क्या है, मीडियन है, सेंटर वाला सेंटर वैल्यू है वो मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं 20वीं टर्म अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे कहाँ पे मिलेगी, मेरा मतलब ये है कि 39 में से शुरू की दो जो वैल्यूज हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड, भाई वो तो यहाँ पे आ गई शुरू में। अब इस 2 के बाद जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू से लेके सेकंड के बाद थर्ड से लेके अराउंड 7 जो वैल्यूज है वो इस रेंज के अंदर आ रही है, इस रॉ में आ रही है। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर 7 यहाँ पे आ गई, यानी कि अब टोटल मेरे पास कितनी वैल्यूज हो गई है, टोटल 9 मेरे पास हो गई है, क्योंकि 2 ये हो गई, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, सॉरी 9 तक, तो 9 तक मेरे पास वैल्यूज यहाँ पे आ गई। फिर 9 के बाद जो अगली जो 10 वैल्यूज है, 9 के बाद जो अगली 10 वैल्यूज है वो इस रॉ के अंदर आ रही है। तो 10 और 9 19 19, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये वाली बात आपको अगर समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई, 2 के बाद जो 7 वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ गई, जो 2 और 7 9 हो गई। 9 के बाद जो 10 वैल्यूज है वो इस रॉ में आ रही है, तो 10 और 9 19। ठीक है, अब 19 के बाद जो 12 वैल्यूज है वो इस रॉ में आ रही है, यानी कि वो शुरू होगी 20 से, 20 फिर 21, 22 इस तरीके से। तो 19 और 12 ये मेरे पास हो गई 31 वैल्यूज। ठीक है, 31 और 8 ये हो गया मेरे पास 39, और ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी आ रही थी। तो जो मेरी 20th जो वैल्यू है वो किस रॉ में आ रही है, 20th वैल्यू मेरे पास इस पर्टिकुलर रॉ में आ रही है। 19 तक तो यहाँ पे हो गई थी, तो ये जो रॉ है मेरे पास, इस रॉ में मेरे पास मीडियन वाली वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि मसला क्या है कि इस रॉ में टोटल 12 वैल्यूज है। अब 12 में से कौन सी मेरे पास मीडियन वैल्यू ये मुझे फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले मैं अपना एक रॉ सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने अपनी एक रॉ सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मुझे मीडियन निकालने के लिए सी एफ भी चाहिए, तो एक हम कॉलम और बनाएंगे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का सी एफ। ठीक है, और एक बहुत आसान कॉलम है ये आपने कैसे बनाना है, पहले की फ्रीक्वेंसी 2, ये सीधा उठ के आपके पास पहले रो में आ गई 2। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 7 ये सब ऐड करेंगे, 2 + 7 9 हो जाएगा, फिर 9 + 10
19 हो जाएगा। 19 प्लस 12 ये मेरे पास हो जाएगा 19 और 12 31। ठीक है, 31 और 8 मेरे पास हो जाएगा 39। अगर हम ये चीज देखें 39 और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा था एन, वो भी हमारे पास सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसी कॉलम को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, जो मैंने रॉ सिलेक्ट करी है। ठीक है, तो ये मेरे पास मीडियन की रॉ हो गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास मीडियन की रॉ हो गई है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके ध्यान में सवाल आ रहा हो कि सर आपने यहाँ पे 2 में 7 ऐड करा, 9 हो गया, फिर 10 ऐड करा, तो आपने ऐड क्यों करा, कुछ और भी काम कर सकते थे। तो इसके पीछे थोड़ी सी एक चीज़ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से, वो फिर हम जो है अपनी किसी और वीडियो में उसको जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। बट इसके पीछे भी एक पूरी साइंस है, मैथमेटिक्स है कि भाई ऐड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज हमने कॉलम मार्क कर लिया। इस कॉलम की इस कॉलम की जो लोअर क्लास बाउंड्री है दैट इज 11.95, ये वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये तो क्लास लिमिट है ये भी लोअर, बट ये क्या है, ये क्लास लिमिट है। तो क्लास बाउंड्री में जो लोअर है ये 11.95, ये मेरे पास बन जाएगा कैपिटल एल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, अब हम अपने जो हमारा डेटा था उसको हम मार्क कर रहे हैं कि भाई कौन सी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, इसी कॉलम की फ्रीक्वेंसी विच इज 12, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, 12, और नंबर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज 39, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये मेरे पास एन हो गया। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने कॉलम मार्क करा है, इस कॉलम के ऊपर वाली 19, ये मेरे पास बन जाएगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हाइट तो मैंने फाइंड कर ली है 5। तो अब आपने करना कुछ भी नहीं है, ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में जाके यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, ऐसे एल है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को फाइंड करना चाहूँ मीडियन, ठीक है, एल मेरे पास क्या आ गया 11.95 प्लस एच मेरे पास क्या है, एच मेरे पास 5 है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ रही है इस कॉलम की 12 आ रही है। ठीक है, और एन अपॉन 2, एन मेरे पास क्या है 39 डिवाइडेड बाय 2, माइनस सी एफ मेरे पास क्या आ रही है, इसके ऊपर वाली होती है सी एफ 19, ये मेरे पास 19 आ गई। ठीक है, और इस तरीके से मैंने अपनी सारी वैल्यूज इनपुट कर ली है। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा आपका वो बन जाएगा मीडियन। अगेन मेरा मकसद सॉल्यूशन करवाना नहीं था, मेरा मकसद सवाल कैसे सॉल्व करना है ये बताना था, तो मैंने आपको सॉल्व करने का जो है एक मेथड आपको बता दिया है। ठीक है, कि आपने मीडियन कैसे फाइंड करना है, सिंपली इसको आप सॉल्व करेंगे और आपके पास मीडियन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉड की। ठीक है, फिर हम चलेंगे मीन की जाए। असल में मीन में मसला क्या है कि एएमबी है, जीएमबी है, एचएमबी है, तो पहले हम लोग मीडियन और मॉड को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मॉड की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अवर डेटा सेट इज नोन एज मॉड। ठीक है, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मॉड के वाले से कि हम जो है मॉड कैसे फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा का। ठीक है, अनग्रुप डेटा में मॉड में बताया मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज नोन एज मॉड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अभी हमने मीडियन फाइंड करा और हमने एक पूरा चार्ट बनाया एंड देन हमने क्या करा, एक रॉ को सिलेक्ट करा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कुछ काम करना है मॉड के लिए भी, कि हम एक रॉ को सिलेक्ट करेंगे जिस रॉ में हमारा मॉड होगा। ठीक है, अब मॉड क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन आवर डेटा सेट, तो ऑब्वियस सी बात है जिस रॉ में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहीं पे चांसेस ज्यादा है कि वहाँ पे हमारा मॉड हो। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास 2, 7, 10, 12, 8, तो 12 मेरे पास मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब इन दिस केस मेरे पास यही हुआ कि सेम कॉलम जो मेरा मीडियन का था, वही सेम कॉलम अब मेरे पास बन गया मॉड का। ठीक है, सेम ये कॉलम मेरे पास बन गया मॉड का। जरूरी नहीं है हर सवाल में ऐसे ही हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ योर एक्सरसाइज हमारे पास मीडियन और मॉड दोनों के कॉलम सेम ही बनेंगे। एनीवेज, अब यहाँ हमारे पास एल है, एफ एम माइनस वन, एफ एम प्लस वन और एच, ये 4 अननोन हमें एक बार चेक करने क्या क्या होंगे। एच तो हमारे पास वही सेम, इनका गैप रहेगा दो क्लास बाउंड्रीज के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप होगा ना वही सेम गैप यहाँ पर भी होगा। ठीक है, 12.0, 12.1, 2, 3 एंड 4, अराउंड 5 का हमारे पास गैप आ रहा है। तो एच हमारे पास 5 हो गया, इनकी मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे तो आप उनको फिर जो है ना कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, एल हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, तो अगेन जो मीडियन में थी फिर वही आपके पास मॉड में भी आ गई 11.95, 11.95 प्लस
एफ एम माइनस वन, जो हमने रॉ सिलेक्ट करी है उस रॉ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी एफ एम। ठीक है, यानी कि 12 मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा एफ एम। इससे एक ऊपर एफ एम माइनस वन और एक आगे एफ एम प्लस वन। ठीक है, यानी कि 8 मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एम प्लस वन। ठीक है, और 10 मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एम माइनस वन। ठीक है, थोड़ी सी गिरमिट से हुई होगी, खिचड़ी तो नहीं बन रही, बट एनीवेज मैंने कहा मैं चीज़ें मार्क कर दूँ। तो एफ एम मेरे पास आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस एफ एम माइनस वन, मेरे पास क्या है, एफ एम माइनस वन मेरे पास है 10 और प्लस वन 8 है। ठीक है, तो ये 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एच तो मेरे पास 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एफ एम, यानी कि 2 इंटू 10 माइनस एफ एम माइनस वन विच इज 10, सॉरी 2 इंटू 12। ये एफ एम मेरे पास 12 है, एफ एम माइनस वन मेरे पास 10 है और प्लस वन 8 है, तो 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 8। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास मॉड इस ग्रुप डेटा का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा तो क्लास, अब हम बात करते हैं मीन्स की। ठीक है, हमने मीडियन और मॉड देख लिया, ग्रुप का भी अनग्रुप का भी। अब हम चलते हैं मीन की तरफ, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। पहला हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा हमारे पास है हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, फॉर्मूला इज ऑन द बोर्ड, यू कैन सी, और इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। अच्छा जी, अब हम अर्थमेटिक मीन पे चलते हैं और हमें समीशन चाहिए x मल्टीप्लाई बाय एफ। इस पर्टिकुलर पार्ट में आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा कॉलम बनाना है हमें। ठीक है, किस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, किसका सम निकालना है। ठीक है, तो उसी को हम आज हम डीप में देखेंगे और आपको जनरल आइडिया मैं इंशाल्लाह देने में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमें अर्थमेटिक मीन में चाहिए x मल्टीप्लाई बाय एफ। कॉलम x को हम कॉलम f से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उनके जो आएंगे प्रोडक्ट्स उन सबको हम सम करेंगे, करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, बेफिक्र हो। बट उससे पहले हमें सिर्फ दो कॉलम दिए हुए थे सवाल में, एक फ्रीक्वेंसी का और एक क्लास लिमिट्स का। यानी कि भाई 12.5 से लेकर 12.9 इस रेंज में 8 बच्चों की हाइट आएगी, लेट्स सपोज। हमें एक पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया हुआ कि भाई जैसे कि 11.2 जो हाइट है वो 7 स्टूडेंट्स की है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें एक रेंज दी हुई है, तो अब हमें इस रेंज से कॉलम एक्स बनाना है। वो कैसे बनेगा, सिंपली हम इस रेंज का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सेंटर वाला पार्ट क्या है, ठीक है, तो 10.5 10.9 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे, 10.5 प्लस 10.9, और इन दोनों को आपस में ऐड करके हमारे पास सम निकल के आएगा कोई 21.4। ठीक है, 21.4 ये सम आ गया। इनको आप 2 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 10.7। ठीक है, तो 10.7 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप सारे कॉलम्स सारे क्लास लिमिट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, कॉलम एक्स आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब हमें सम चाहिए एक्स और एफ का, तो हम इसी को उठा के अपना एक नया कॉलम बना देंगे, एक्स डॉट एफ। और समझ आई कि हमें सम चाहिए था एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ का, यानी कि हर एक्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग एफ से मल्टीप्लाई होगा, पूरा कॉलम तैयार होगा। फिर उसके बाद जो सम आएगा, ठीक है, यहाँ के बाद वैल्यूज निकल के आएंगे। ठीक है, और जो इन द एंड सम आएगा समेशन ऑफ एक्स एफ कहेंगे उसको हम, क्योंकि एक्स एफ कॉलम है। तो यहाँ जो सम आएगा, ठीक है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट है एज अ न्यूमरेटर। और समीशन ऑफ एफ तो हम निकाल चुके हैं, इनको हम सम कर लेंगे। इस कॉलम को समीशन ऑफ एफ निकल के आ जाएगा विच इज 39, इसको हमने भी कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, बस अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अगर यहाँ पे अभी मैं इस वीडियो में अगर सारी कैलकुलेशंस करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वो डू ऑन योर ओन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं जीएम की तरफ। जीएम में हमें सम चाहिए एफ इंटू लॉग एक्स, यानी कि एक कॉलम बनेगा। कौन सा बनेगा एक कॉलम बनेगा पहले लॉग एक्स का। देखो एक्स तो हमारे पास कॉलम है, एक हम कॉलम बनाएंगे लॉग एक्स, जिसमें हम सारे एक्स का लोगरिथम फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमें जो सम चाहिए
वो चाहिए एफ इंटू लॉग एक्स। तो फिर एक कॉलम और बनेगा एफ इंटू लॉग एक्स। फिर हम इस कॉलम को कॉलम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हमने लॉग 7 निकाला, कुछ निकल के आ गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर इस कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से, हर वैल्यू अपने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो आपके पास फिर ये कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर इसका आप सम निकालोगे, सम ऑफ, ये मैं लिख देता हूँ, सम निकालोगे आप एफ डॉट लॉग एक्स, सम निकल के आ गया। फिर इस पर्टिकुलर सम को आप यहाँ पे लाके पुट करोगे न्यूमरेटर में, और समीशन ऑफ एफ या इन 39 से उसको सिंपली डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जीएम भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा, आगे चलते हैं, एच एम की बात करते हैं। समीशन ऑफ एफ हमारे पास मौजूद है, ये रहा। फिर हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स, एफ अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब एक और कॉलम बनेगा और वहां पे हम क्या लिखेंगे, एफ अपॉन एक्स, ठीक है। यानी कि एफ को हम उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक्स से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10.7, ठीक है। एफ ऊपर फ्रीक्वेंसी ऊपर है न्यूमरेटर में, 10.7 अपॉन 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा, 2 अपॉन 10.7 होगा। तो ये पूरा आपके पास कॉलम तैयार होगा। फिर इसका आप सम निकालोगे, समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स। तो ये जो सम निकल के आएगा, इन सबको ऐड करने के बाद सम निकल के आएगा। इस सम को उठा के आप यहाँ पुट करोगे, डिनोमिनेटर में 39 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास एच एम पी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, मैंने सही यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, टाइम तो बहुत बहुत लग जाता है। आपको एक आइडिया हो गया ए एम जे एम एच एम कि ये आपके पास कॉलम बनेंगे। अब अगर सवाल में सिर्फ एम आपसे मांगा है तो आप सिर्फ यहाँ तक काम करोगे, इस कॉलम तक। अगर आपसे जी एम मांगे तो आप यहाँ तक आ जाओगे, एच एम भी मांगे तो आप यहाँ तक आ जाओगे। तो सवाल एक ही आता है कि फाइंड ए एम जी एम एच एम, तीनों के साथ फाइंड करना होता है। या आपको कह देते हैं कि भाई फाइंड मीडियन एंड मॉड, तो फिर हमारी बात मीडियन एंड मॉड पर चली जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो रिकॉर्डाइल्स और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, उसको हम फिर आगे अपने फर्दर वीडियोस को देखने की, उस पर चर्चा करेंगे, उसको देखने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक बात मैं बोलूँगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हमारी सेंटर की वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।